तो नेक्स्ट चैप्टर है सुश्रुत का अध्याय 2 शिष्योपनयनी अध्याय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शिष्य, आप लोग जब भी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे एक संस्कार होता है, क्या बोलते हैं उसको, शिष्योपनयनी, ऐसा होता है, उपनयन संस्कार, नहीं उपनयन क्या बोलते हैं उसको, जो वेद आरंभ करने से पहले जो धर्मंत्री जो पूजा वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वही होता है, हाँ उपनयन संस्कार ही होता नया नहीं है। होता है सर। शिष्योपनयन, तो आपने देखा वहां पे पूजा वगैरह होता है, गुरु के साथ बैठ के बच्चे जो है पूजा पाठ करते हैं, गुरु के समीप आते हैं तो वहां पे पूजा पाठ कराया जाता है। उपनयन शब्द का अर्थ क्या है? अध्ययन के लिए शिष्य का गुरु के समीप में आना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उपनयन शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है, जो शिष्य जो है गुरु के पास चल के आ रहा है विद्या ग्रहण करने के लिए। अब यहाँ पे आया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यहाँ पे एक वर्ण को छोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा, एक वर्ण को छोड़ दिया है। इनमें से किसी एक को जो उत्तम कुल, तमाम ऐसी बातें लिखी गई जो आज की परिवेश में कदापि सही नहीं है, ठीक है ना। उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं कि योग्य, आयु, सुशील, शौर्य, पवित्रता, आचार, नम्रता, उत्साह, बल, मेधा, ये तमाम चीजें हैं। जिसके जिह्वा, ओष्ठ और दांतों के अग्रभाग पतले हो, अब कौन देखता है ऐसा? आज की डेट में सिर्फ एक चीज होती है कि आपने नीट क्वालिफाई किया, आपके रैंक अच्छे हैं तो आप एडमिशन लेके आप शिष्य बन के पढ़िए, इसलिए ये सब बातें यहाँ पे बताने की कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शौर्य गुण शस्त्र कर्मी उपयोगी, याद रखिएगा ये विमर्श अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। शौर्यम आशुक्रिया वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शिक्षते, ठीक है। शौर्यम आशुक्रिया वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शिक्षते, मेधा धारणावती बुद्धि, धृतिः नियमात्मिका, स्मृतिः दृष्ट श्रितानुभूतानां। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए हमारी बात, इस विमर्श में बहुत से क्वेश्चन छुपे हुए हैं, पढ़ेंगे तो आगे। अभी भाई जब विमर्श है तो कहीं का मूल कंटेंट होगा, जब होगा तो वहां पे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना याद रखिएगा, पूछा जाता है धारणावती बुद्धि डैश करके, पहला ऑप्शन मेधा रहेगा, धृति रहेगी, स्मृति रहेगी, आपको चूज करना पड़ेगा क्या है। याद रखिएगा मेधा क्या है, धारणावती बुद्धि। दूसरा क्या है, नियमात्मिका कौन सी है, तो धृति जो होती है वह नियमात्मिका है। फिर दृष्ट श्रुतानुभूतानाम स्मृति, स्मृति के बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्मृति क्या है, दृष्ट श्रुतानुभूतानाम। अभी हम हिंदी में नहीं जा रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट याद रखना है यहाँ पे। मेधा धारणावती बुद्धि, द्वितीय नियमात्मिका है, और स्मृति दृष्ट श्रुतानुभूतानाम। अगर आपने कुछ देखा हुआ है, अगर कुछ पहले से आपने सुना हुआ है, उसको स्मरण के आधार पे अनुभूति करना, ये स्मृति है। हमको सबका एक्सप्लेनेशन करना आता है, लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे तो हम लोग अभी अपने विषय से हट जाएंगे। तो मेधा बताया हमने आपको, धृति बताया, स्मृति बताया, एक पेन से लिखा हुआ है निश्चयात्मक, क्या है वो, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। तो हमको धृति और बुद्धि में कंफ्यूजन होता है, तो नियमात्मिका कौन है, धृति, और निश्चयात्मक कौन है, बुद्धि, याद रखिएगा, ठीक है। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। यस जी सर। उपनयन करने वाला ब्राह्मण शुभ तिथि, कर्ण, मुहूर्त, नक्षत्रों में, शुभ दिशा तथा पवित्र और समतल स्थान में 4 हाथ लंबा और चौड़ा चौकोर इस खंडिल बनाकर, उससे गोबर से लीपकर, उस पर दर्भ बिछाकर, पुष्प, धान, लाजा और विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण और वैद्यों का पूजन करने के पश्चात इस खंडिल पर ऊर्ध्वमुखी लकीरें खींचकर जल से प्रेक्षित, ये तमाम चीजें हैं। इतने में सिर्फ आपको इतना याद करना है, वो इस खंडिल है ना, वो होते हैं ना पूजा पाठ करते समय वो चौकोर चौकोर सा बनाते हैं, है ना। तो इस खंडिल कितना बाई कितना का होना चाहिए, 4x4 हाथ का इस खंडिल होना चाहिए, गोबर आदि से लेप किया हुआ होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, चतुर्हस्तम चतुरस्रम इस खंडिल, ठीक है, तो उसको अंडरलाइन करिएगा। और दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे
हमने देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है ब्राह्मण 3, क्षत्रिय 2, वैश्य 1। ये क्या है अब देखिएगा, हम इसको याद करने के लिए कैसे मैंने बनाया था। ब्राह्मण 3 वर्णों के लड़कों को उपनय कर बना सकता है, क्षत्रिय 2 वर्ण के, वैश्य केवल वैश्य का उपनयन कर सकता है। अब इन्होंने बना दिया कि गुरु जो होता है, जो ब्राह्मण होगा वो अपने 3 शिष्य बना सकता है, जो क्षत्रिय होगा वो 2, है ना, जो वैश्य होता है वो केवल वैश्य का। यानी कि जो ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 को पढ़ाएगा, जो क्षत्रिय होगा वो क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ाएगा, वैश्य केवल वैश्य। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो याद करने के लिए याद करिएगा, आज की डेट में इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस खाली किताब में है। कोई खुरापाती अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो पूछ लेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना। तो ब्राह्मण 3 का उपनय करेगा, क्षत्रिय 2 का करेगा और वैश्य केवल वैश्य का करेगा। और देखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, शूद्रम अपि कुल गुण संपन्नम मंत्र वर्जम मनुपनीत अध्याय इति एके। ऐसा करके लिखा है सूत्र में। शूद्र भी अगर उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला है, हमको एक बहुत अच्छी लाइन समझ में आती है, क्या है वो, जन्मता, जन्म से सभी क्या होते हैं, शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज होते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? जन्मता जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से, अपने आचरण से, अपने कर्मों से लोग उच्च कुलीन हो जाते हैं, उनका जो है द्विज हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं, ऐसा आया हुआ है। तो वही यहाँ भी है कि अभी तक वो सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय की बात कर रहे थे, वैश्य की बात कर रहे थे, लेकिन अगर शूद्र भी अब उसके गुण अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, तो वो भी उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकता है, ऐसा कई आचार्यों का मत है। तो याद रखिएगा इस चीज को। हम लोग पढ़ते आते हैं क्षौर कर्म कितने कितने दिन में कराना होता है ना। तो वाग्भट और चरक के अनुसार पक्ष में 3 बार, यानी 15 दिन में 3 बार कराते हैं, है ना। योग रत्नाकर के अनुसार 5-5 दिन पे कराते हैं। छार पाणी और भेल में क्या आया है, 3 माह में 1 बार कराते हैं। लिख लो, लिखा हुआ है वैसे आपके पास सब है। छार पाणी और भेल के अनुसार 3 माह में 1 बार कराते हैं। वाग्भट चरक के अनुसार पक्ष में 3 बार कराते हैं, और योग रत्नाकर के अनुसार 5-5 दिन पर क्षौर कर्म कराते हैं। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। ये इतने नियम कानून आपके लिए बने होते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है सूत्र ने स्पेशली शिक्षक के लिए ही बताया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कठोरता, पिशुनता, चुगलखोरी, असत्य, आलस्य, इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। नाखून और सिर के बाल वो हीरो सलमान खान बन के इसीलिए छोटे छोटे कराए जाते हैं, बच्चों को बुरा लगता है कि अरे हमारे बाल तो जीरो कट करा दिए, है ना। यहीं से है वो नीच नक रोमड़ा। नीच का मतलब क्या है यहाँ पे, छोटे होने चाहिए। थोड़ा सा और ये सारी बातें हम लोग जानते हैं और बस खाली फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें सूचित में आई। 2 शब्द हमने देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया है, नीच नक रोमड़ा और कषाय वास, ठीक है ना। आवाज आ रही है? यस सर। तो शिष्य के जो वस्त्र होने चाहिए वो कषाय वर्ण के होने चाहिए, कषाय वस्त्र होने चाहिए, और जो उसके नाखून और बाल होने चाहिए वो नीच यानी कि छोटे छोटे होने चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी भी होना, शादीशुदा होने के बाद आप बीएमएस पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, सूचित कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। सभी लोग फॉलो कर रहे हैं नियम को कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, सन्यासी, पास में नम्रता पूर्वक आए हुए साधु, अनाथ और अभ्यागत, इनकी चिकित्सा अपने बांधवों की तरह अपनी औषधियों से करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, कोई गरीब है तो उसकी भी चिकित्सा आपको करनी है, अगर पैसा नहीं उसकी भी चिकित्सा करनी है, मित्र है, सन्यासी है ना।
क्या लिखा हुआ है, अपनी औषधियों से करनी चाहिए। इतने लोग आपके पास आते हैं तो आपको चिकित्सा करना, किंतु व्याध यानी कि जाल से पशु पक्षियों को फंसाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो बहेलिया जिसको बोलते हैं, है ना, लिया। जो शिकार करते हैं, जो शिकारी होते हैं, चिड़ी मार जो होते हैं, जो पापी टाइप के होते हैं, ऐसे लोगों की क्या है, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब पहले उनका जो है आप हिस्ट्री लीजिए, करते क्या हो, काम क्या करते हो। अगर ऐसा कोई काम करता है तो चिकित्सा मत करिए आप, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, कब कब हमको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन यानी कि चतुर्दशी और अमावस, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस को काट के वहां पे पूर्णिमा कर लीजिएगा, जैसे हमने काटा हुआ है ना। यहाँ पे अमावस होगा, यहाँ पे पूर्णिमा होगा, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है, कृष्ण पक्ष में अमावस होता है, उसको काट के सही कर लीजिएगा। देख लीजिएगा, जब बिजली चमके, सूर्यास्त के समय, जब मेघ गर्जना हो, है ना, राष्ट्र और राजा के आपातकाल में, अभी हमारा राष्ट्र भी आपातकाल में है, राजा भी है, वैसे भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कह दिया चरक में कुछ भी मना किया गया है। अभी आपदा काल चल रहा है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी गई। वो तो ऑनलाइन मुसीबत आ गई, नहीं पढ़ाई ये भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि आपदा काल में भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। शमशान में, सवारी में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग ट्रेन में भी पढ़ते रहते हैं, बस में भी, कार में पढ़ते रहते हैं, मना किया गया है सवारी यात्रा करते समय भी आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। मिला कि नहीं मिला? यस सर। ये सब चीजें सुश्रुत ने बहुत बारीक बारीक चीजें बताई हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि किस स्थान में कितने चैप्टर हैं। हमने न्यूमेरिक नहीं लिखा है, संस्कृत वाला शब्द लिखा है। जैसे सूत्र स्थान में कितने हैं, षड चत्वारिंशत् यानी 46 चैप्टर है। निदान में 16, शारीर में 10, कल्प में 8 और उत्तर तंत्र में षट्षष्टि। षट्षष्टि मतलब 66। 66 सर। तो 66 को वहां पे दे देगा, षट्षष्टि और 3 और, तो वहां पे 66 आप समझ नहीं पाएंगे कि 66 किसको बोलते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले एडमिशन लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बीएमएस में आते हैं, उनसे पूछ लो 69 बड़ा कि 79 बड़ा, तो एक बार सोचने लगते हैं 79 बड़ा कि सर 79 बड़ा है। अरे हम बता रहे हैं ऐसा होता है। अब तो फर्स्ट ईयर में इतना पूछ लिया जाता है कि रट जाता है ना, ये भी नहीं पता रहता है कि 69, 79, 89 में कौन सा बड़ा होता है। चलो, ये तो हुआ आपका सेकंड चैप्टर, बहुत छोटा था। अगला चैप्टर है थर्ड चैप्टर, अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। दूसरे चैप्टर में कुछ नहीं था, वो जो चतवार चतवार करके था वो आपको पता करना है, और किन किन तिथियों में आपको पढ़ाई नहीं करनी वो पता होना चाहिए, ठीक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कितने कितने शिष्यों को उपनयन करा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अब देखिए तीसरे चैप्टर में क्या आया है कि कितने कितने अध्याय हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ऊपर, अभी हमने आपको बता दिया, षट चत्वारिंशत्, ये क्या हो गया, सूत्र स्थान में 46। षोडश निदान दिख रहा है कि नहीं भाई? थक जाना तो बता देना, नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिर पूरा हो नहीं पाएगा। हम कुछ सोच के 7 बजे तक का टाइम दिए हैं। सूत्र स्थान में 46, निदान में 16, शारीर में 10, चत्वारिंशत् किंचित, चिकित्सा में कितने हैं, 40। 40। अष्टकल्प तद उत्तरम षट्षष्टि, इसके पश्चात उत्तर में षट्षष्टि। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आंसर 186 यहाँ से लगाएंगे इस श्लोक से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जब पूरे को जोड़ देंगे तो कुल कितने हो गए, 186 चैप्टर हो जाएंगे आप। ये जो है 12 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ, ये दिस वन जो डार्क किए हैं दिख रहा है, यस सर। यस सर। ये सूत्र स्थान की निरुक्ति है, इसको मार्क कर लीजिए। सूचना सूत्राणचैव, रेफरेंस भी याद करिएगा कि सुश्रुत का है ये और सूत्र स्थान की निरुक्ति है। 8 नंबर श्लोक में सेकंड लास्ट वर्ड देखिएगा, ये दूत स्वप्न निदर्शनम, क्या है ये, अरिष्ट। जैसे हम लोग इंद्रिय स्थान में अरिष्ट पढ़ते हैं चरक में,
Yes, sir. इंद्रिय स्थान में अरिष्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे ये Yes, sir. यहाँ अलग चैप्टर ही है अरिष्ट के लिए, दूत स्वप्न निदर्शनम सूत्र स्थान की बात हो रही है ये। अब जो इतनी पूरी कहानी आप देख रहे हो बच्चा, ये सब आपका सूत्र स्थान के सारे चैप्टर की बात है। तो सूत्र स्थान जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेदोत्पत्ति पढ़ा। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं इसको स्टार्टिंग में करना चाहिए भाई, इंट्रोडक्शन ही तो है ये। Sir. जब थोड़ा आगे बढ़े फिर याद है, अरे क्या कर रहे हैं हम, है ना। ये तो हम बताए नहीं कि कितना कितना चैप्टर कहाँ पे है क्या है, हम तो कहानी बताने लगे, फिर वहीं पे रुक गए हैं। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके फिर से बताने लगे हैं कितने चैप्टर आएंगे, कितने स्थान आएंगे, उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो वेदोत्पत्ति हो गया, शिष्योपनयनी हो गया, अभी हम लोग अध्ययन संप्रदानीय पढ़ रहे हैं और तमाम ऐसे चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, वाग्भट ने अरिष्ट यानी कि जैसे इंद्रिय स्थान में चरक ने किया है, सूत्र स्थान में सुश्रुत ने किया है, और वाग्भट ने अरिष्ट का वर्णन कहाँ किया है, शारीरिक स्थान। दूत विज्ञानी या जो अरिष्ट का वर्णन है वाग्भट में कहाँ पे आया है, शारीरिक स्थान में। याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। यस सर। एक यहाँ पे देखिए हरा हमने किया शोणित वर्णनीय अध्याय, ये सुश्रुत का है, और विधि शोणित अध्याय चरक का है, सूत्र 24 जो हम लोग पढ़ते हैं। रसायन वाजीकरण सुश्रुत का हम लोग चिकित्सा में पढ़ेंगे, जहाँ पे चरक में देखिए पहले रसायन आया है फिर वाजीकरण आया है, लेकिन सुश्रुत में पहले वाजीकरण हम लोग चिकित्सा में पढ़ेंगे, फिर रसायन आता है, वो जब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, अभी तो वो सूत्र रसायन के सारे चैप्टर थे ना, आपको याद करना है ना कभी पूछा जाएगा। हाँ, चरक का आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां पे हम लोग वो पढ़ते हैं ना चतुष्क। पहले चतुष्क में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सेकंड चतुष्क में क्या क्या है Sir, भेषक रोग। वैश्विक रोग ऐसे करके है ना वहाँ पे। यस सर। तो कौन से चतुष्क Yes, कौन सा चैप्टर वहां पे तो याद करना है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं याद करना है, ध्यान रखिए। ऐसा ये नहीं 46 चैप्टर अब बैठ जाए आप याद करने के लिए, वो सब नहीं करना, परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिएगा निदान अध्याय की बात हो, निदान स्थान की बात हो रही है। कितने चैप्टर हैं, 16 हैं। तो वाद व्याधि से शुरू हो रहा है, वाद व्याधि, अर्श, अस्मरी, भगंदर, कुष्ठ, मेह, उदर, मूढ़, मूढ़ क्या है, मूढ़ गर्भ है, विदृधि। तो इस तरीके से आपका विरोधी व परिसर, परिसर में विसर्ग वगैरह के बारे में, नाड़ी रोग, स्तन रोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बाद ग्रंथि आ जाती है, उसी ग्रंथि वाले अध्याय में अपची, अर्बुद, गलगंड जो हम लोग 4th अध्याय में चरक में पढ़े हैं वो यहाँ पे ग्रंथि निदान में आएगा। वृद्धि, वहीं पे आपका स्लीपद जो फाइलेरिया वगैरह चरक में कहीं मिला था, शोध में मिला था, वो स्लीपद, उपदंश, ये सब हम लोग, हर्निया जो होता है, वृद्धि रोग, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे निदान में। क्षुद्र रोग होते हैं 44-46 प्रकार के जो क्षुद्र रोग होते हैं वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे निदान में ही। शूक दोष है, भग्न यानी जो फ्रैक्चर है वो भी हम लोग यहीं पे अस्थि रोग पढ़ेंगे। मुख रोग हमने बताया था शालाक्य में, सिरो रोग, नासा रोग, कर्ण रोग, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, उत्तर तंत्र में। लेकिन मुख रोग और गले का जो रोग है वो कहाँ पढ़ेंगे, निदान स्थान में। समझ में आ रहा है? यस सर। बैटरी डाउन लग रही है। पहला चैप्टर सबका जरूर याद रखिएगा। सुश्रुत के निदान का पहला चैप्टर है आपका वात व्याधि से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में सर्व रोग निदान है, पहला अध्याय निदान का लिखा हुआ है। सर्व रोग निदान पहला अध्याय है निदान अध्याय, निदान स्थान का। अभी हमने आपको पीछे सूत्र स्थान की निरुक्ति बताई थी। Yes, Yes, sir. sir. Yes.
वैसे कुछ जो हरा किया है ये निदान के लिए आप इसको मान के चलिए आप। निर्दिश्यते व्याधिरेति निदानम, फिर इसके बाद है निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिर्नेति निदानम। फिर एक और आया है निधीयते निबध्यते हेत्वम पंचकम इति निदानम, ये निदान स्थान के बारे में है। मार्क करिएगा इसको। शारीरिक स्थान में चैप्टर कम है, 10 चैप्टर हैं, इसके नाम आपको क्रम से पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए 4, 5, 9 और 10, क्या बोला हमने, 4, 5, 9 और 10 चैप्टर में व्याकरण शब्द लगा हुआ है। कैसे? चौथे में गर्भ व्याकरण, 5वें में शरीर संख्या व्याकरण, 9वें में धमनी व्याकरण और 10वें में गर्भिणी व्याकरण। 4, 5, 9, 10 में व्याकरण शब्द लगा हुआ है। पहला सर्वभूत चिंता, शुक्र शोणे शुद्धि, गर्भावक्रांति, गर्भ व्याकरण, शरीर संख्या व्याकरण, मर्म चैप्टर जो है, प्रत्येक मर्म निर्देश, शिरावर्णन, शिरावेद, धमनी व्याकरण और गर्भिणी व्याकरण, ये 10 चैप्टर शारीरिक स्थान के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चरक का कुछ जाना पहचाना लाइन आप जान रहे होंगे। चिकित्सा के पर्याय रसायन में पढ़ते हैं ना, तो चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रश्नम प्रकृति स्थापनम हितम, ये इतने चिकित्सा के पर्याय हैं। क्या चिकित्सा में भी हम लोग याद करते हैं, इसको याद रखिएगा इसको, ठीक है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर। यस सर आया। यहाँ पे क्यों बोला है हमने, ये सुश्रुत में भी पर्याय बताए हैं, ये प्रायश्चित, प्रशमन और शांति कर्म, समझ में आया? तो सुश्रुत में सूत्र 3 में बताया है चिकित्सा के पर्याय और चरक में चिकित्सा 1 में बताया है चिकित्सा का पर्याय, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो चिकित्सा का चैप्टर होता है, चरक का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रसायन से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। यस सर। कंफ्यूज मत होना बच्चा, हम बता दे रहे हैं। आपको लगेगा कि चिकित्सा वाला ही तो चल रहा है, चैप्टर आपका सूत्र स्थान का ही है, श्लोक सूत्र स्थान 26, 3 का 26 है, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रकरण भले यहाँ चिकित्सा स्थान का चल रहा है, तो पहला चैप्टर चिकित्सा का क्या है, विवरणीय, ठीक है। और चरक में पहला चैप्टर क्या है चिकित्सा का, रसायन। दोनों में भिन्नता है, याद रखिएगा, और पर्याय दोनों के याद रखिएगा। हमने आपको बताया था कि कल्प स्थान क्या है, अगत तंत्र से भरा पड़ा हुआ है, बताया था ऐसा। यस सर बताया था। अन्य रक्षा विज्ञान से लेकर स्थावर विश्व विज्ञान, जांगम विश्व विज्ञान, सर्पदष्ट विश्व चिकित्सा, दुंदुभिक स्वनीय चिकित्सा, मूषक, कीट, कल्प, इस तरीके से 8 चैप्टर में ये डिवाइड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कल्प में पूरा का पूरा 8 चैप्टर में हम लोग अगत तंत्र पढ़ेंगे। चरक ने क्या बोला है अगत तंत्र को, विषगर वैरोधिक प्रशमन। वाग्भट ने क्या बोला है, दृष्टा चिकित्सा। उत्तर तंत्र की बात करते हैं। 120 अध्यायों का वर्णन कर दिया, यहाँ से आगे आपने नाम से ही उत्तर तंत्र का वर्णन किया जाएगा। यानी कि अब इसके बाद 120 चैप्टर के बाद जो चैप्टर आएंगे 66, उसमें क्या है, उत्तर तंत्र की बात की जाएगी, जिसमें 26 चैप्टर देखिए हमने लिखा है। इस 66 में 26 चैप्टर किसके हैं, शालाक्य के, दिख रहा होगा। उत्तर तंत्र में से 66 में से 26 चैप्टर शालाक्य के होंगे। फिर लिखा है व्रण के ज्वरादि उपद्रवों का विचार करने के लिए यह तंत्र बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, जो उपद्रव हैं, कॉम्प्लिकेशन है, उनके लिए ये तंत्र बनाया गया है, उत्तर तंत्र, ठीक है ना। और इसीलिए इस तंत्र के प्रारंभिक, उत्तर तंत्र का जो पहला चैप्टर है उसको औपद्रविक अध्याय कहते हैं, याद रहेगा।
नहीं है? Yes, sir. अष्टांग संग्रह हृदय में भी उत्तर तंत्र है, लेकिन वहां पे पीडिया से स्टार्ट है, कौमार वृत्ति से स्टार्ट है उनका उत्तर तंत्र, बाल उपचारणीय अध्याय से। ठीक है, जो प्रारंभ के 26 चैप्टर हैं उत्तर तंत्र की बात कर रहे हैं, फटाफट लिख डालो। जो प्रारंभ के 26 चैप्टर हैं बच्चा, वो आपके शालाकी के हैं। उत्तर तंत्र 1 से 26 तक ये शालाकी के चैप्टर हैं। लिखा हुआ है, किताब मैंने पीडीएफ भेज दी है, परेशान मत हो, सब आपके पास है, देख रहे। फिर इसके बाद 26 यानी 27 के बाद आगे के 12 जो चैप्टर हैं वो कौमार वृत्ति के हैं। ठीक है, अगले 12 चैप्टर सर 26 से कहाँ तक? 27 से 12 जोड़ लो, 27 से 12 चैप्टर जोड़ लो ना। सर 40। ठीक है, फिर उसके बाद जितने बचते हैं ज्वर से लेके आपके शेष कहाँ तक, मूत्र कृच्छ तक, ये सभी काय चिकित्सा के चैप्टर हो जाएंगे। एक बार पढ़ लेना, इसको कुछ बताने वाली बात नहीं है, यहाँ पीडीएफ है आपके पास, इसको देख लेना एक बार। 3 चैप्टर आपके भूत विद्या के हैं। जैसे अभी हमने बताया कि चरक में रसायन पहले, वाजीकरण बाद में है, सुश्रुत में वाजीकरण पहले, रसायन बाद में है चिकित्सा में। एक और चीज है यहाँ पे, उत्तर तंत्र में पहले उन्माद है फिर अपस्मार है। चरक में क्या है, पहले अपस्मार की बात करते हैं फिर उन्माद की बात करते हैं, ऐसा है? यस सर। सुश्रुत में उल्टा है। यस सर। और यही 3 चैप्टर अमानुष, उपसर्ग प्रतिषेध, अपस्मार और उन्माद, इन 3 को भूत विद्या के चैप्टर कहे गए हैं। याद करिए, हमने आपको RSTD ये शब्द बताया था कि जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे। तो पूछा जाता है कि उत्तर तंत्र में भूषण भूत अध्याय कौन से हैं? क्या हमने बोला? उत्तर तंत्र के भूषण भूत अध्याय कौन से हैं? तो जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं, 63, 64, 65 और 66, इन चारों चैप्टर्स को भूषण भूत अध्याय कहते हैं। कौन कौन से हैं? 63, 64, 65 और 66। कैसे याद करेंगे? RSTD, R से रस भेद विकल्प, S फॉर स्वस्थवृत्त, T फॉर तंत्र युक्ति और D फॉर दोष भेद विकल्प। सब आपने पढ़ा हुआ, हमने बताया ना, खाली ये फिल्म का याद रखिएगा, बाकी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस आपको फास्ट रिवीजन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्वस्थ वृत्त हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। स्वस्थ वृत्त सुश्रुत में उत्तर तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्र युक्ति आप लोग पढ़ चुके हैं। दोष भेद विकल्प मतलब कितने कितने दोषों के संयोग से वहां हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 दोष मिलेंगे, 3 दोष मिलेंगे, 4 दोष मिलेंगे, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं चरक में। वैसे इतने रसों के मिलने से ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रस भेद विकल्प, दोष भेद विकल्प, इसको RSTD इससे याद रखिएगा। तो काय चिकित्सा के 21 चैप्टर, भूत विद्या के 3 हो गए, जिसमें उन्माद पहले है, अपस्मार बाद में है, और लास्ट के 4 चैप्टर क्या है? भूषण भूत, क्या बोलते हैं उसको? RSTD। शालाक्य, कौमार वृत्त, काय चिकित्सा और भूत विद्या, ये 4 विषय उत्तर तंत्र में हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कल्प स्थान में अगत तंत्र है, वाजीकरण और रसायन इनका चिकित्सा में है, जैसे चरक का है चिकित्सा में, वैसे इनका भी रसायन वाजीकरण चिकित्सा में ही है। शल्य है आपका, कहाँ पे है शल्य? कहाँ मिलेगा? सूत्र स्थान में भरा पड़ा है, निदान स्थान में भरा पड़ा। ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। देखिए बच गया 7। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा चैप्टर समाप्त कर लिया है। चलते चलते ध्यान से सुनना, हमने कभी आपसे इमरजेंसी की बात की थी? बात किया था? यस सर। यस सर। फिलहाल ये 51 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। औषध्यो अमृत कल्पास्तु शस्त्र अशन्य विशोपमा, ऐसा ही चरक में श्लोक आया। सूत्र 1 में हम लोग पढ़ते हैं, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनिर यथा यथो तथो औषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा।
अगर आपको किसी औषधि के गुण कर्म के बारे में जानकारी नहीं है, वह औषध विष के समान, शस्त्र के समान या अग्नि के समान नाशकारी हो सकती है। परंतु अगर ज्ञात है तो ज्ञात होने पे जो विष है वो भी अमृत के समान कार्य करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ चुके हैं। अगर औषधि के गुण के बारे में, अमृत के गुण के बारे में, औषधि कहेंगे, अमृत नहीं कहेंगे, अगर औषधि का गुण नहीं पता है और आपने प्रयोग कर लिया तो वो विष के समान कार्य कर सकता है। लेकिन अगर आपको गुण धर्म पता है तो विष भी अमृत के समान कार्य करेगा। वैसे यहाँ पे भी 51 नंबर श्लोक आया हुआ है। बहुत फेमस लाइन है सुश्रुत की, बहुत फेमस लाइन है। जो कुवैद, जो आजकल झोला छाप डॉक्टर चारों तरफ फैले होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? राजा की वजह से होते हैं। यहाँ पे राजा कौन है? आपके जिले में जो जिलाधिकारी होता है, जो स्वास्थ्य अधिकारी होता है, उसको समझ सकते हैं। अगर हम प्रदेश की बात करें तो आपका मुख्यमंत्री हो सकता है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो वो प्रधानमंत्री हो सकता है। अगर ये स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो जो नृप दोष होते हैं, जो झोला छाप होते हैं, या जो कुवैद्य होते हैं, जो जान ले लेते हैं, प्राण अभिसर, प्राण अभिसर क्या होते हैं? प्राणों को देने वाला कि लेने वाला? लेने वाला सर देने वाला। देने वाला देने सर, वाला, देने वाला देने वाला। छद्मचर क्या होता है? सर क्या? छद्मचर, छद्मचर वैद्य। सर ढोंगी Yes, सर sir. वैद्य ढोंगी से वैद्य। दिखता है लेकिन होते अगर- नहीं है वो। अगर नृप जो है एक्टिव हो जाए तो ये छद्मचर वैद्य चारों तरफ फैले हैं, जो कुवैद्य फैले हैं, ऐसे लोग समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो सुश्रुत की ये लाइन है, कुवैद्याः नृप दोषितः, आज के परिवेश में कई बार इसको प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत सूत्र 3 52 श्लोक है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. बाकी ये सब आप जानते हैं और हमको कुछ बताना है यहाँ पे। ये रेफरेंस 56 नंबर श्लोक का जानते रहिएगा। इसको एक मार्क करिएगा। 54 नंबर श्लोक, पदम पादम श्लोकम वा। तो पदम पादम जो है, पादम शब्द चतुर्थांश 1/4 के लिए आया है। इसको समझाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थ कहाँ का है? ये श्लोक चरक सूत्र 9 का है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ पे और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, जो था हमने बता दिया। ये कुवैद्य नृप दोष वाला याद रखिएगा, औषधि और अमृत कल्पास्त्र ये वाला याद रखिएगा। बाकी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है। सुश्रुत संहिता में कितने सूत्र हैं? 8300 मिला? ये लिखा हुआ पेन से। सुश्रुत संहिता 8300 सूत्र हैं। चरक संहिता में 9295 सूत्र हैं और चरक संहिता में श्लोक कितने हैं? 12000। इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा होगी अध्याय 4 कल, प्रभाषणी अध्याय। प्रभाषणी अध्याय में ये जो 4 नंबर श्लोक है ये बताएंगे जिस तरह चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गधा, उसके भार का ज्ञान। अब चंदन की लकड़ी को गधे के ऊपर रख दिया जाए तो उसको उस चंदन का महत्व नहीं पता होता है ना? वैसे ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले किंतु उन शास्त्रों के तात्विक अर्थों में मूढ़ पुरुष उन गधों की तरह ग्रंथ भार मात्र के वाहक होते हैं। बहुत अच्छी लाइन सूचित की है, इस पर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शास्त्र का ज्ञान कर लिया, चरक पढ़ लिया, सूत्र पढ़ लिया, हृदय पढ़ लिया, बट आपको उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट नहीं पता है, कैसे हमको अप्लाई करना है यही नहीं पता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप उस गधे की तरीके से हैं जिसके पीठ पे चंदन लाद दिया गया है किंतु उस चंदन के सुगंध, शीत आदि गुणों का उसको ज्ञान ही नहीं, सिर्फ ढो रहा है। वैसे ही आप भी आयुर्वेद के ज्ञान को ढोते रहेंगे। एक मरीज सामने आ जाएगा, है ना, बुखार का, तो अपना श्लोक रटने लगेंगे, कौन सा श्लोक इसको सुनाए कि ठीक हो जाए। तो वो गधे वाला काम हम लोग को
नहीं करना है, उसके मूल को समझना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। कहानी कल शुरू होगी। आज के लिए धन्यवाद। तो ये खर चंदन भारवाही नहीं बनना है हमको।